CH81 नीति का हुआ मिसकराज। नीति की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। अर्नब बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर सुहाना बैठी हुई थी। उसके आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। नवीन इंजेक्शन वगैरह लेकर आया और नर्स को दे दिया। उसके बाद वो अपने भाई के पास आया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिम्मत देने लगा। भाई प्लीज शांत हो जाए, खुद को संभालिए, भाभी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होकर बाहर आएगी। हाँ भैया, भाभी को कुछ नहीं होगा। आंसू भरी निगाहों से उन दोनों की ओर देखते हुए सुहाना बोली। उसकी बातें सुनकर नवीन को गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही अर्नब उनके पास आया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, वो ठीक है ना? एक सांस में ही अर्नब सारी बातें पूछ दी। रिलैक्स मिस्टर राठौड़, आई नो कि अभी आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल हालात है, बट मुझे बताना ही होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्नब, नवीन और सुहाना सबको हैरानी हुई। डॉक्टर, बात क्या है? नीति ठीक तो है ना? अर्नब घबराते हुए पूछा। जी वो, आपकी वाइफ ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्नब और बाकी दोनों को भी थोड़ा सुकून मिला। बट मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, डॉक्टर निराश के साथ बोले। इसे सुनकर सबको बड़ा झटका लगा। क्या आप बच्चे को नहीं बचा पाए? पीछे खड़ी सरला चिल्लाई, जिसे सुनकर सभी की नजरें उस ओर गई। कादम्बरी, नंदिनी और सरला खड़ी थी। सरला और उसके साथ वो दोनों भी डॉक्टर की ओर बढ़े। अर्नब और नवीन बहुत ही हैरान थे। भाई, भाभी प्रेग्नेंट थी, ये बातें तो हम सबको पता ही नहीं था। मुझे भी अभी पता चला है। नीति ने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा कर रखा, और आज बच्चे के खोने के बाद पता चल रहा है कि हमारा कोई बच्चा भी आने वाला था, जो आने से पहले ही दम तोड़ दिया। अर्नब मायूसी से बोला और वही बेंच पर गिर पड़ा। भाई संभालिए खुद को, नवीन चिल्लाया। अरे क्या संभाले खुद को, इतना कुछ हो गया। ये सब सुनने के बाद कोई खुद को कैसे संभाल पाएगा? सरला गुस्से से बड़बड़ाए। नीति ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। आज अगर हमें पता होता तो ये सब नहीं होता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस नीति को अचानक हुआ क्या था, जो पागलों की तरह घर से भाग निकली और सबको परेशान करके रख दिया। सरला की बातों का जवाब न तो अर्नब ने दिया और न ही नवीन ने। तभी सुहाना रोते हुए उसके सामने आई। ताई जी, इन सब में नीति भाभी की कोई गलती नहीं है। वो तो मेरे पीछे भागी थी, मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला, और आज उनका बच्चा। कहते हुए सुहाना फुट फुट कर रो पड़ी। जैसे ही सरला ये सुनी, वो तो गुस्से से आग बबूला हो उठी और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ सुहाना को लगा दिया। तेरी वजह से मेरा पोता आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मनहूस कहीं की, जब से मेरे घर में आई है पूरे घर को बिखेर कर रख दिया है। कहते हुए सरला उसे लगातार थप्पड़ मारने लगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, डायन, मनहूस कलमुही। गालियां देते हुए सरला लगातार उसे थप्पड़ मारे जा रही थी। सुहाना उनके थप्पड़ का कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। नवीन अर्नब को संभाल रहा था। आज वो भी ताई जी को नहीं रोक रहा था। आज उसके अंदर भी सुहाना को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। नंदिनी भी ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। तभी कादम्बरी उसका हाथ पकड़ ली। ये क्या कर रही है आप? वो मर जाएगी, इतना कोई किसी को मारता है क्या? इसने जो किया है वो गलत था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि इसकी जान ले लिया जाए। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो घर से निकलकर ये भागने लगी थी? पूछो इसे। सरला गुस्से से चिल्लाए। सुहाना के चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यूं ही रोते रोते वो अचानक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे बेहोश देख नवीन उसके पास आया और उसे उठाकर इमरजेंसी वार्ड में, जहां नीति का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं उसे भी शिफ्ट कर दिया गया। नौटंकी में तो एकदम आगे है ये लड़की, जरा सी थप्पड़ क्या लगाए, नाटक शुरू हो गए। सरला गुस्से से बड़बड़ाए। आज सरला से कोई कुछ नहीं कह रहा था, वो अपनी मनमानी करती जा रही थी। नवीन के फोन बजा। उसने देखा तो रजत का कॉल था। उसने तुरंत उठाया। तभी उधर से कुछ हिस्सा सुना, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए और अचानक उसके हाथों से फोन छूटकर गिर पड़ा। कादम्बरी का ध्यान जब नवीन पर गया तो वो तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ नवीन, तू परेशान लग रहा है, किसका फोन था? माम, वो मेरे ऑफिस ग्रुप असिस्टेंट का था, बस एक प्रॉब्लम बताई है जिसे सुनकर मैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए नवीन वहाँ से चला गया। कादम्बरी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। रेहा, नैनी, शिखा और खुशी भी वहाँ पहुँच गए। सभी भागते हुए अर्नब के पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। उन लोगों के पीछे पीछे कुमुद, बबली और दादी माँ भी वहाँ आ चुकी थी। नंदिनी उन सबके दिलों में जहर भरते हुए बोली, तुम लोगों को बहुत नाज था ना अपनी नीति भाभी पर। दिन रात नीति भाभी के नाम का माला जपती थी, आज देख लो क्या किया है उसने। इस घर के वारिस को इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला, और वो भी उस सुहाना के लिए।
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रेहा हैरानी से बोली। नीति प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया है। नीति तो बच गई है पर उसका बच्चा अब नहीं रहा। नीति अपनी प्रेगनेंसी सबसे छुपा कर रखी हुई थी। आज अगर वो ये बात हम सबको बताई होती तो आज उसका बच्चा जिंदा होता। भगवान का शुक्र है कि भाभी ठीक है। खुशी मायूसी से बोली। तभी एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ी जो सरला ने लगाया था। CH82 सिंघानिया फैमिली को बनाया होस्टेज। भगवान का शुक्र है कि नीति भाभी ठीक है। खुशी मायूसी से बोली। उसे भी नीति के बच्चा खोने का दुख था। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ी जो सरला ने लगाया था। खुशी हैरानी से सरला को देख रही थी। सरला गुस्से से उस पर बरस पड़ी। इस घर का आने वाला वारिस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, तुझे उसका जरा भी डैक नहीं है। ऐसी बात नहीं है ताई जी, मुझे डैक है, पर जो होना था अब तो वो हो चुका है। उस बात को याद करके कोई फायदा नहीं। हमें नीति भाभी की हालत को देखते हुए उनके सामने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगा। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करना चाहिए, मैं खुद उससे पूछूंगी। उसने हम सबसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा कर रखा। बस सरला, तुम नीति बहू से कुछ नहीं पूछोगी, दादी माँ उसे सख्त हिदायत दी। मायूसी के साथ वो अर्नव के पास आई और आकर उसके पास बैठ गई। रेहा और नैनी दादी माँ के बैठने के लिए वहाँ से अलग हट गई। अर्नव, हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नीति जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है दादी माँ, पर उसने हम सबसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा कर रखा? क्या उसको मुझ पर भरोसा नहीं था? नहीं अर्नव, ऐसी बात नहीं होगी। नीति तुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर करेगी? जरूर कोई और बात होगी। ऐसे कैसे कोई और बात होगी? आप हमेशा उनकी साइड क्यों लेती है? क्यों उनकी गलतियों पर पर्दा डालती है? आज जो महान काम सुहाना और नीति ने मिलकर किया है ना, उसके लिए तो उन दोनों को प्राइज देना चाहिए। कुमुद गुस्से से बोली। पता नहीं ये नवीन कहाँ चला गया। समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसके लिए उसने अपनी फैमिली को इग्नोर कर वहाँ चला गया। कादम्बरी गुस्से से बोली। हो सकता है कि सुहाना के मायके वाले का काला गया हो, शायद उसकी बहन का सैंडल के हील लगवाने गए हो। नैनी तंज कसते हुए बोली, जिसे सुनकर नंदनी हंस पड़ी। तुझे शर्म नहीं आती? फैमिली इतनी मुसीबत में है और तू हंसे जा रही है। दादी माँ की बातें सुनकर नंदनी चुप हो गई। इधर नवीन रजत के काल पर वहाँ से निकलकर बगल के ही हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ पर सिंघानिया फैमिली के सब लोग मौजूद थे। सबका रो रो कर बुरा हाल था। रजत भी वही था। नवीन वहाँ पहुँचा तो रजत मायूसी से उसके पास आया। रजत, ये सब कैसे हो गया? सर, वो कुछ घंटे पहले मैंने आपको कॉल किया था। फ्लैशबैक। रजत जैसे ही कॉल किया तो फोन सुहाना ने उठाया था। रजत बिना आवाज सुने सब कुछ बोलकर कॉल कट कर दिया। उसे लगा कि नवीन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तभी नीचे से बार बार गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। सबको कॉल करके बोल दिया कि कोई कमरे से बाहर ना आए। तभी साधना के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। श्रेया वहां से जाने को हुई, तभी रजत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं श्रेया, मत जाओ वहाँ, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाथ छोड़ो मेरा, मेरी माँ मुसीबत में है। ऐसे कैसे नहीं जाऊँ? श्रेया घबराते हुए बोली और अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर भागी। रजत भी उसके पीछे पीछे आया। लखन जी और गौरव भी कमरे से बाहर आए। सामने साधना खड़ी थी, उसके माथे पर बंदूकी ताने वो टेररिस्ट खड़े थे। उन लोगों ने साधना को होस्टेज बनाया हुआ था। ये देखकर श्रेया चीख पड़ी। माँ! श्रेया को देखकर साधना के आंखों से आंसू बहने लगे और वो टेररिस्ट हंसने लगे। श्रेया भागते हुए अपने माँ के पास आने को हुई, तभी उनमें से एक ने फायरिंग की, जिस पर साधना और श्रेया दोनों घबरा गए। रजत भी श्रेया के वजह से उन टेररिस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया। रजत को देखकर उनमें से एक बोला, तो तू ही है वो जिसने हमारा प्लान खराब किया था। आज तुझे मरने से कौन बचाएगा? कहते हुए वो रजत के ऊपर बंदूकें तानकर खड़े हो गए। इसे देखकर श्रेया और साधना घबरा गई। सबके सब बाहर निकलो, अगर किसी ने भी कोई होशियारी की तो यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। बाहर निकलो सबके सब। मैं 10 तक गिनूंगा। 10 गिनने तक अगर सबके सब बाहर नहीं आए तो इस औरत और इस लड़की की लाश यहाँ मिलेंगी। उस टेररिस्ट की बातें सुनकर सबके सब बाहर निकलने लगे। ये देखकर वो टेररिस्ट जोर जोर हंसने लगा। रीचा, दादा, दादी, बड़ी माँ, सभी बाहर आए। और भी कोई बचा हो तो जल्दी से बाहर आ जाएं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अब कोई भी नहीं है, सब लोग आ चुके हैं। कुसुम घबराते हुए बोली। तू चुप रह, वरना सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। उस टेररिस्ट की बातें सुनकर कुसुम घबराकर चुप हो गई। देखो, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मेरे साथ है। इन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे निपटो। रजत की बातें सुनकर वो टेररिस्ट हंसने लगा और अपने बंदूक से उसके सर पर मारा, जिस पर रजत अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। ये देखकर सभी घबरा गए। रजत, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में है।
प्लीज उसे छोड़ दीजिए, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। श्रेया रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए बोली। तभी उनमें से एक ने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ श्रेया के गालों पर लगाए, जिस पर श्रेया के होंठों से खून बहने लगे। ये देखकर रजत गुस्से से बौखला उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? रजत चिल्लाते हुए बोला और लपककर उसके हाथों से बंदूकें छीन लिया और सबको उसी बंदूक से सर पर मारने लगा। ये देखकर सिंघानिया परिवार भी उस टेररिस्ट को मारने लगे। अब किसी के हाथों में बंदूकें नहीं थी। रीचा भी उस टेररिस्ट को दनादन थप्पड़ मारने लगी। लखन जी और गौरव उस टेररिस्ट को लात घूंसों से लगातार मारने लगे। बड़ी माँ, आप जल्दी से दादाजी और दादी माँ को यहाँ से लेकर जाए और पुलिस को भी कॉल कर दीजिएगा। माँ आप भी जाए। श्रेया के कहने पर कुसुम उन लोगों को लेकर वहाँ से चली गई, पर साधना अभी भी वहीं थी। CH-83 गोली किसको लगी? साधना वहीं खड़ी थी। साधना को वहाँ देखकर श्रेया हैरानी से उन पर चिल्ला पड़ी। माँ आप अंदर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज जिद मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अभी हालात सही नहीं है। साधना उसकी बातें सुनकर किसी सोच में पड़ गई। तभी उनमें से एक आदमी उठकर श्रेया के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। सबके सब वही रुक जाओ, अगर किसी ने भी कोई होशियारी की तो इस लड़की को मैं जान से मार दूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। रजत श्रेया की ओर बढ़ा, तभी वो आदमी रजत पर फायरिंग कर दी। रजत पूरी तरह से ट्रेनर था, इसलिए वो खुद को बचा लिया। रजत तुम ठीक तो हो? श्रेया घबराते हुए बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? फंस गई ना। रजत की बातें सुनकर श्रेया मायूसी से अपनी नजरें झुका ली। चलो सबके सब एक साइड में खड़े हो जाओ, वो आदमी चिल्लाया। सभी लोग एक साइड में आकर खड़े हो गए। साधना अपनी बेटी के ऊपर गन पॉइंट देखकर घबरा गई और वो रोते हुए उसकी ओर बढ़ी। श्रेया रुक जाओ, वरना मैं शूट कर दूंगा। आगे बढ़ते हुए साधना पर वो आदमी चिल्लाया, पर साधना को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माँ प्लीज रुक जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक है। रीचा घबराते हुए बोली। पापा आप रोको ना उन्हें। साधना रुक जाओ, पागलपंती मत करो। गौरव मायूसी से बोले। नहीं, मैंने अपनी 2 बेटियों को ऑलरेडी खो दिया है, अब मैं तीसरी को नहीं खो सकती। अगर अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। साधना रोते हुए बोली। माँ प्लीज, इस वक्त हमें दिमाग से काम लेना होगा, वो लोग खतरनाक है। पर रीचा के बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। श्रेया आंसू भरी नजरों से अपनी माँ को देख रही थी। ए रुक जा, वरना मैं ये गन शूट कर दूंगा। वो आदमी साधना को फिर से धमकी दी। साधना उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसके गन को पकड़ ली और उसे अपनी ओर करते हुए बोली। तू क्या एक माँ को धमकी दे रहा है? तेरी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ी हूँ। चला गोली, मैं भी देखती हूँ तू एक माँ पर गोली चलाकर क्या उखाड़ लेता है। साधना की बातें सुनकर उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से साधना को धक्का दे दिया, जिस पर साधना दूर जा गिरी और गोली श्रेया पर चला दिया। माँ आप ठीक हो? रीचा चिल्लाई। तभी श्रेया के ऊपर उस आदमी ने गन से शूट कर दिया। श्रेया, रजत चिल्लाया। श्रेया बेटा। साधना चिल्लाए। श्रेया दी। रीचा चिल्लाए। सबके आंखों में ये खौफनाक मंजर जैसे उन्हें डरा कर रख दिया था। श्रेया को गोलियां कंधे पर लगी थी, वही फर्श पर वो गिर पड़ी। रजत गुस्से से उस आदमी पर झपटा और उसके हाथों से गन छीनकर पूरी की पूरी गोलियां उसके भेजे में उतार दी। इसे देखकर बाकी के टेररिस्ट बौखला उठे। उनमें से एक ने रजत पर फायरिंग की। तभी साधना बीच में आ गई, जिस पर रजत को गोली न लगकर साधना को गोली लग गई। माँ, रीचा चिल्लाते हुए उनके पास दौड़ी। रजत गुस्से से उस टेररिस्ट की ओर बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। ज्यादा देर न करते हुए उसने तुरंत गन से उस पर फायरिंग कर दिया। बाकी के टेररिस्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। तभी वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। कुसुम ने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। श्रेया और साधना दोनों को ही गोलियां लगी हुई थी। दोनों माँ बेटी जख्मी थी। सभी उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वर्तमान रजत की आंखें भी नम थी। साधना ने उस पर आने वाली गोलियों को अपने ऊपर ले लिया था। एम सॉरी रजत, मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाया। गलती से मैंने अपना फोन कमरे में छोड़ दिया था। जब तुमने कॉल किया तब वो कॉल सुहाना ने अटेंड किया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। सुहाना की वजह से 3 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज जो उसने किया है उसके वजह से। कहते कहते नवीन रुक गया। इट्स सर, जो होना था वो हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये तीसरा कौन है जो घायल है। नीति भाभी, आज उनका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है तो उसकी वजह सुहाना है। उसने एक साथ सबके लाइफ को हिलाकर रख दिया है। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अर्नब सर कैसे है? भैया की हालत बहुत ही खराब है। वो नीति भाभी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी तकलीफ में नहीं देख सकते। आज उन्होंने अपना बच्चा खोया है, इसे वो और भी ज्यादा सदमे में है।
सर, जो होना था वो हो चुका है। आप मैम को कुछ मत कहिएगा। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे उन्होंने अपने अंदर ना जाने कितने दर्द छुपा रखा हो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके वजह से मैम से ये गलती हो गई। आई होप हम सफर होने के नाते आप इस बात को समझिएगा, उन्हें आपकी जरूरत है। रजत की बातें सुनकर नवीन कुछ नहीं बोला। इधर सरला सुहाना और नीति दोनों को ही कोस रही थी। अब तो ना सुहाना बचने वाली थी और ना नीति। सरला इन दोनों को पहले से ही पसंद नहीं करती थी, अब तो उसे एक मौका मिल गया था। शिखा चुपचाप उन लोगों के पास खड़ी थी। उसे तो कुछ खबर ही नहीं था कि सुहाना कौन है, और ना ये पता था कि श्रेया और साधना को गोली लगी हुई है। कुछ देर बाद नीति को होश आया तो वो खुद को इमरजेंसी वार्ड में देखकर हैरान थी। उसके कपड़े की जगह हॉस्पिटल के कपड़े थे। नज उसे होश में देखकर मुस्कुराए और बाहर सबको इन्फॉर्म करने चली आई। सुने, आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। नज की बातें सुनकर अर्नव अपने आंसू पोंछते हुए उठा। तभी सरला उसका हाथ पकड़ ली। तू नहीं, मैं उसे पहले मिलूंगी। सरला गुस्से से उसे देखते हुए बोली। CH84 नीति और सरला के बीच हुआ बहस। जैसे ही नीति को होश आया, अर्नव उसे देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी सरला उसका हाथ पकड़ ली। तू नहीं, मैं जाऊंगी पहले उसे मिलने। सरला सख्ती से बोली। माम प्लीज, अभी उसकी हालत सही नहीं है, उसके माथे में चोट लगी है। अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। अर्नव, क्या तेरी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मैं तेरे लिए कुछ नहीं हूँ? तेरे लिए सब कुछ वो नीति ही है। ऐसा नहीं है, आपने मेरी बातों को गलत ले लिया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, जो आपके दिल में होता है वो आपके जुबान पर आ जाता है, और अगर आपने अभी कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं पहले नीति से मिलूंगी। माम, आपको जो मर्जी आए कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा, अगर नीति को कुछ भी हुआ तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगी। अर्नव की बातें सुनकर सरला हैरानी से उसे ही देख रही थी। अर्नव चुपचाप अपने जगह पर आकर बैठ गया। सरला गुस्से से नीति के वार्ड की ओर बढ़ी। नीति को होश आ चुका था, उसकी आंखें बार बार अर्नव को ढूंढ रही थी। तभी दरवाजे पर उसे सरला दिखाई दी। सरला को देखकर नीति अंदर से सहम सी गई। सरला धीरे धीरे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। नीति डरी डरी सी उन्हें अपने पास आते हुए देख रही थी। मम्मी जी, चुप, सरला चिल्लाते हुए बोली, जिस पर नीति सहमते हुए चुप हो गई और अपनी नजरें झुका ली। तुझे क्या लगा, तू हम सबसे छुपाएगी तो हमें कभी पता नहीं चलेगा? सरला की बातें सुनकर नीति हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सरला किस बारे में बात कर रही है। मम्मी जी, आप क्या बोल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या छुपाया है आपसे? अपनी प्रेगनेंसी। व्हाट? मेरी प्रेगनेंसी? मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले अर्नव जी को बताती। इतनी बड़ी बात मैं क्यों छुपाऊंगी? प्रेग्नेंट हो नहीं बल्कि थी। अब तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। एक खुशी की उम्मीद तुमसे नहीं की जा सकती। सरला की बातें सुनकर नीति को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। उसे अभी पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, पर उसे ये बात तक पता चल रही है जब उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि आप झूठ बोल रही हो। एक मौका नहीं छोड़ती हो मुझे नीचा दिखाने का, और आज इतनी बड़ी झूठ बोल रही हो। खुद एक माँ होकर के दूसरे माँ के बच्चे के बारे में गलत बातें बोल रही हो। चुप, मुझे झूठा बोल रही है। इतना बड़ा गुनाह करके सारा इल्जाम हम पर मर रही है। तेरी जैसी मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखा। सरला की बातें सुनकर नीति चिल्ला पड़ी, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। नीति की चीखें सुनकर सभी भागते हुए अंदर आए। अर्नव जैसे ही अंदर आया तो नीति और उसकी माँ में बहस हो रहा था। नीति, तुम ठीक हो? अर्नव जी, मम्मी जी बहुत बुरी है। वो हमारे बच्चे के बारे में कैसे उल्टी सीधी बातें बोल रही है। मुझे तो आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी, वरना मैं सबसे पहले आपको बताती। अर्नव जी, नीति रोते हुए बोली। अर्नव उसे शांत करते हुए अपने सीने से लगा लिया। सरला गुस्से से भुना भुना उठी। अच्छे से पता है मुझे, ये कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। कैसे नाटक करके अर्नव के नजरों में महान बन गई, गुनाह करके भी अच्छी बन गई। सच में मैंने इसे ज्यादा नौटंकी वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखा। बस करो माम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ और भी पेशेंट है, कम से कम उनका तो लिहाज कर लो। आपके वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अर्नव की बातें सुनकर सरला चुप हो गई। तभी उसकी नजर दूसरे बेड पर गई जहाँ सुहाना लेटी हुई थी। वहाँ उस वार्ड में सुहाना और नीति को ही रखा गया था। अच्छा, अब समझी मैं। वो दूसरा पेशेंट कौन है? तू उस सुहाना की वजह से मुझे चुप करवा रहा था, जिसने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। अरे उस डायन के लिए तू मुझे सुना रहा है? देख, अभी मैं बताती हूँ उसे। सरला गुस्से से सुहाना की ओर बढ़ी।
नीति, अर्नव और बाकी सभी हैरान थे। रेहा, नैनी और खुशी आकर नीति के पास बैठ गए। बबली, कुमुद और कादम्बरी, नंदनी दरवाजे पर ही खड़ी थी। शिखा दादी माँ के पास बाहर ही बैठी हुई थी। रेहा ने उसे दादी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा था। सरला गुस्से से आकर सुहाना की चादर खींचकर दूर फेंक दिया और उसके मुंह पूरा का पूरा मग का पानी उड़ेल दिया, जिस पर सुहाना हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई, जिसे देखकर नैनी, रेहा, बबली और कुमुद मन ही मन हंस पड़े। खुशी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कादम्बरी भी कुछ नहीं बोल रही थी। अर्नव अपना सर पकड़ लिया। माम, आप ये क्या कर रही है? प्लीज उसे बख्श दीजिए, कम से कम उसे होश तो आ जाने देती। जो होना था वो हो चुका है, प्लीज आप और कोई तमाशा मत कीजिए। अर्नव, तू चुप हो जा वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। इस लड़की ने जो किया है इसके लिए मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही है? सुहाना भाभी ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो एक हादसा था जो हो चुका है। एक हादसे की वजह से अपने घर की सुख शांति को भंग करना अच्छी बात नहीं है। खुशी, जब बड़े कोई डिसीजन ले रहे हो तब छोटों को चुप रहना चाहिए, और अगर तू चुप नहीं हो सकती तो यहाँ से चली जाओ। नंदनी गुस्से में बोली। CH85 राठौर फैमिली पर छाया मुसीबत। खुशी अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना भाभी को ताई जी के कहर से कैसे बचाएं। उसने तुरंत अपने फोन से नवीन को टेक्स्ट मैसेज की और शांति से आकर सबके बीच बैठ गई। सरला गुस्से से सुहाना को घूर रही थी। सुहाना अपनी नजरें नीची करके सिकुड़कर बैठी हुई थी। तभी सरला गुस्से से कुछ मुट्ठी बाल उसका पकड़ ली और उस पर चिल्ला पड़ी, तेरी वजह से मेरा पोता इस दुनिया में आने से पहले चला गया। जब से इस घर में आई है रोज कोई ना कोई तमाशा करती रहती है। अरे तू तो इस घर की लीगल बहू भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है तेरी, तो किस हक से तू नवीन के साथ उसके कमरे में रहती है? बेशर्म, बेहया, निर्लज, चुल्लू भर पानी में डूब मर। माम प्लीज, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो। अरे चुप कर तू। तुम लोगों ने मिलकर इन दोनों को सर पर चढ़ा रखा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ने मिलकर तेरे बच्चे को खत्म कर दिया। सरला के मुंह से ये बातें सुनकर नीति रो पड़ी। अर्नव जी, मम्मी जी जो कह रही है क्या वो सच है? क्या सचमुच हमारा बच्चा? हाँ नीति, ये सच है, पर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा कर रखी? एक बार मुझसे तो बता सकती थी ना। मुझे नहीं पता था, मुझे खुद आज पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट थी। वाह क्या नाटक करती है, एक तो अपने बच्चे को मार दिया और उस पर से पता ना होने का नाटक कर रही है। इसे सब कुछ पता था अर्नव, ये तुझसे झूठ बोल रही है कि इसे कुछ नहीं पता था। माम, आपके तमाशा करने से जो हो चुका है क्या वो ठीक हो जाएगा? सुहाना की मेंटल हेल्थ सही नहीं है इसलिए ये सब हो गया। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुझे खुद अपने बच्चे को खोने का तकलीफ है, पर अब किसी को कुछ भी कहने से जो हो चुका है वो बदल नहीं जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। इस लड़की की वजह से आज हम पर इतना बड़ा मुसीबत आया है, इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दूंगी। तेरी वजह से मेरा पोता नहीं रहा, इसका भरपाई कौन करेगा? बोल। सरला की बातें सुनकर सुहाना के आंखों से आंसू बहने वो अपने दोनों हथेलियों में अपना मुंह छुपाकर रो पड़ी। रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, तू मुझे मेरा पोता वापस कर वरना जाकर कहीं मर जा। सरला के मुंह से बातें सुनकर सबके सब हैरान रह गए। माम, बंद करो ये सब, क्यों परेशान करके रखा हुआ है हमें? हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। तू चुप कर, तुझसे कितनी बार बोल रही हूँ कि बीच में मत बोल, फिर तू क्यों बार बार मेरे और इसके बीच घुस जा रहा है? मैं तेरी पत्नी को तो नहीं कुछ कह रही ना, तो तू शांत रह। पर मैं शांत नहीं रहूंगा। दरवाजे पर खड़ा नवीन चिल्लाया। नवीन को देखकर एक पल के लिए सरला को हैरानी हुई, फिर वो उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, आ गया तू जोरू की गुलाम? एक काम कर, इसके नाम का एक माला बनवा ले, दिन रात जपते रहना, ठीक रहेगा। सरला की बातें सुनकर नवीन आकर सरला के सामने आकर खड़ा हो गया और शांत मन से बोला, ताई जी, आप जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सुहाना की वजह से आज मेरा भतीजा इस दुनिया में आने से पहले चला गया। इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी, पर मैं हूँ ना इसे सजा देने के लिए। आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। नवीन, ये तू क्या बोल रहा है? तू भी माम के बातों में आ गया? अरे इनकी तो पुरानी आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की, तू ये सब छोड़। नहीं भैया, सुहाना ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे सजा मिलकर ही रहेगी। कहते हुए नवीन गुस्से से उसका बाह पकड़ लिया और उस पर बरस पड़ा। तुम्हारी पागलपंती के वजह से आज नीति भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है। जब से मेरी लाइफ में आई हो हर दिन कोई ना कोई तमाशा करती रहती हो। तुम्हें अंदाजा भी है अर्नव भैया की क्या हालत हो गई थी? अगर नीति भाभी को कुछ हो जाता तो मैं अपने भैया को भी खो देता, और ये सब तुम्हारे वजह से। आज तुमने एक नहीं बल्कि चार लोगों को नुकसान पहुंचाया है। एक की तो जान ही चली गई, उसके जिम्मेदार तुम हो। नवीन गुस्से से उस पर चिल्ला रहा था और सुहाना आंखों में आंसू लिए खामोशी से उसके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को सह रही थी। सब लोग हैरान थे कि चार लोग एक साथ जख्मी, पर यहाँ तो सिर्फ नीति ही जख्मी है।
यही बातें सबके दिमाग में चल रहे थे। नवीन, बाकी के 2 लोग कौन हैं? इसकी खुद की माँ और बहन। सुहाना की माँ को गोली लगी है और उसकी बहन को। दोनों जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह ये खुद है। नवीन की बातें सुनकर सुहाना जैसे सदमे में चली गई। अर्नव और नीति को जैसे शाग लग गया। सरला ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो उठी। सुहाना की ओर देखते हुए बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, हमसे हमारा पोता छीना उसका ही नतीजा है ये। जो दूसरों की खुशियाँ छीनता है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता है। भुना भुनाते हुए सरला वहाँ से चली गई। कादम्बरी को थोड़ा अफसोस था, वो भी सरला के पीछे पीछे बाहर चली गई। नंदनी को इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। जैसे सरला का रिएक्शन था वैसे ही बबली, कुमुद, रेहा और नैनी का रिएक्शन था। पर खुशी बहुत दुखी थी ये सुनकर। नवीन अभी भी गुस्से से उसे ही घूर रहा था। खुशी आकर सुहाना के पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, भाभी सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त हर किसी के लाइफ में आता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा है। ताई जी की बातों को दिल से मत लगाए। उन्हें घर में सब जानते हैं कि वो कैसी है, इसलिए कोई उनकी बातों को दिल से नहीं लगाता।